छोटी छोटी बातें जो आप चार धाम के लिए कूच करते वक्त सोचते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही आपको एहसास हो जाता है कि आपने गलती कर दी है। और इस साल जिस तरह की रिकॉर्ड भीड़ चार धाम के लिए पहुँच रही है, तब तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इन छोटी छोटी लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। हमने यानी घुघुती की टीम ने भी चार धाम की यात्रा की थी। क्योंकि ये हमारी पहली चार धाम यात्रा थी, तो हम भी कहीं जगह पर फंसे। तब हमें एहसास हुआ कि हम इसके लिए बेटर प्रिपेयर करके आ सकते थे अगर हमारे पास सही जानकारी होती। इस साल जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ के बीच अगर आप सुरक्षित और सुखद चारधाम यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनुभव से सीख ले सकते हैं और जो गलतियां हमने करी उनसे बच सकते हैं। पिछले दिनों यमुनोत्री का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि चारधाम यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चारधाम यात्रा में जब ऐसी भीड़ का सामना होता है तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब रिकॉर्ड श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, तो आप कैसे अपनी यात्रा को अच्छे और सुरक्षा के साथ कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान अनजाने में ही सही कई ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपकी पूरी यात्रा और आपके हेल्थ पर भारी पड़ जाती है। इसलिए आपको यात्रा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश है आपको चारधाम की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी दिखाना, ताकि आप घर से चारधाम यात्रा के लिए निकले तो पूरी तैयारी के साथ आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घुघुती की टीम 2023 में चारधाम की यात्रा पर गई थी। इस दौरान भले ही 2024 जितनी भीड़ नहीं थी, लेकिन चुनौतियां और दिक्कतें वही थी जो आज भी हो रही है। इसलिए हमने जो अनुभव किया है वो आप भी करेंगे, ये तो तय है। तो शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा की प्लानिंग से। जैसे ही आपने तय कर लिया है कि आप कब और किस महीने में चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस महीने और जिस तारीख को जाना चाहते हैं, उसके लिए आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उतना ही ज़्यादा चांस है कि उस महीने की मनचाही तारीख आपको मिल जाए। पिछले साल जब अप्रैल में हमने चारधाम यात्रा की, तो हमने भी रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहा, लेकिन हमें मनचाहे टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हालांकि प्रेस से होने की वजह से हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको जरूर हो सकती है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप यात्रा पर आएंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपनी तय तारीख से पहले भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो तब भी आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ करवा सकते हैं। हालांकि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, क्योंकि अभी काफ़ी भीड़ है। ऐसे में यही सही होगा कि आप थोड़ा रुककर ही यात्रा पर आएं। अगर संभव हो तो इस यात्रा को आप सितंबर के आसपास कर सकते हैं, जब भीड़ दूसरे महीनों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। हालांकि हमें कपाट खुलने को भी रिकॉर्ड करना था, इसलिए कपाट खुलने के दौरान ही हम चले गए। खैर, रजिस्ट्रेशन के बाद आप शुरू करते हैं अपनी चारधाम यात्रा। अगर आप पूरी चारधाम यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आपका हमारी तरह पहला पड़ाव होगा यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से पैदल यात्रा शुरू होती है। हम 3 बजे निकले थे, लेकिन मौजूदा वक्त में आप सुबह के 4 बजे से पहले पैदल यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। हमने जब 3 बजे पैदल यात्रा शुरू करी, तो हमारी उम्मीद थी कि हमें कोई ना कोई रास्ते में जरूर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग गलत थे। हमें लोग तो नहीं मिले, लेकिन दिक्कत जरूर हुई। दरअसल यहाँ बर्फबारी और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती है। जब हम अंधेरे में निकले, तो यहाँ पिछली रात हुई बारिश में कुछ बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गए थे। हम लोग बिना टॉर्च के यहाँ पर आए हुए थे, इससे हमें काफ़ी दिक्कत हुई। कई जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स तो है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलती। ऐसे में सुबह के अंधेरे में आपको रास्ता साफ नहीं दिखाई देगा और रास्ते में गिरे पत्थर से आपको चोट लगने का खतरा है। ऐसे में अपने साथ एक टॉर्च जरूर रखें। हमारे पास मोबाइल की लाइट तो थी, लेकिन वो अंधेरे में ज़्यादा फायदेमंद नहीं साबित हुई। यमुनोत्री का ट्रैक 6.5 किलोमीटर का है। हम करीब 5:30 बजे यमुनोत्री धाम पहुंच गए। सुबह सुबह जब आप धाम के लिए निकलते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन बाद में जो भीड़ आती है उसे आप इस फुटेज में देख सकते हैं। यमुनोत्री में काफ़ी संकरा रास्ता है। ऐसे में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो आपके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो सकता है। समझदारी इसी में है कि आप जल्दी दर्शन करें और जल्दी वापस भी हो ले, और अगर भीड़ में आप फंस भी जाएं तो धक्का मुक्की करने से बचें और यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों की बात जरूर माने। बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकलकर हम वापसी के लिए रवाना हुए, तभी बर्फबारी शुरू हो गई। यहाँ हमने दूसरी गलती ये की थी कि हम अपने साथ रेनकोट या छाता लाना भूल गए थे। अगर बर्फबारी और तेज बारिश होती है तो आप इससे बीमार भी पड़ सकते हैं, तो कोशिश करें अपने साथ छाता और रेनकोट और टॉर्च जरूर लेके जाएं। खैर, यहाँ की यात्रा पूरी कर हम वापस जानकी चट्टी पहुंचे और यहाँ से हमने शुरू करी दूसरे धाम की यात्रा, यानी गंगोत्री का सफर।
चारों धामों में सबसे आराम से जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं वो है गंगोत्री धाम। यहाँ आने के लिए आपको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही धाम तक गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ गाड़ी पार करने की दिक्कत जरूर हो सकती है। ऐसे में यही सही होगा कि आप मंदिर से थोड़ा पहले गाड़ी को पार कर लें। धाम में जब हम गए तो हमें ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। गंगोत्री धाम में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मौसम खराब होने की आशंका यहाँ भी बनी रहती है, इसलिए साथ में रेनकोट या छाता जरूर रख लें। गंगोत्री के बाद अब आपको लेकर चलते सबसे मुश्किल रास्ते वाले धाम पर, जो है केदारनाथ धाम। चारों धामों में सबसे ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं केदारनाथ धाम में। यहाँ जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ही ज्यादा मुश्किल यहाँ का ट्रैक भी है, और यहीं आपको सबसे ज्यादा ध्यान भी रखना होता है। केदारनाथ जाने के लिए आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप सीतापुर में भी होटल लेकर ठहर सकते हैं और यहीं पर पार्किंग का इंतजाम भी कर सकते हैं। सोनप्रयाग में भी पार्किंग की व्यवस्था तो है, लेकिन बढ़ती भीड़ की वजह से यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है। अपनी गाड़ी से आप सोनप्रयाग तक तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका पैदल सफर शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगना होगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, और उसके बाद आपको लगना पड़ेगा गौरीकुंड जाने के लिए शटल की लाइन में। हालांकि शटल की लाइन को देखते हुए हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पैदल जाना ही सही समझा। आप भी जा सकते हैं क्योंकि रोड ही रोड रास्ता है, लेकिन फिर केदारनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक आपका 21 किलोमीटर का हो जाएगा। गौरीकुंड से हमने बाबा केदार के धाम के लिए अपना रास्ता शुरू किया। हालांकि यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आप ट्रैक के लिए लाठी जरूर ले लें। पहले तो लाठी की जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं इसकी जरूरत काफी महसूस होती है। हालांकि वापस आते वक्त आप इसी लाठी को बेचने वालों को 50% डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है या फिर सांस लेने में परेशानी होती है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ से ले सकते हैं। जब आप केदारनाथ धाम के ट्रैक पर जाएंगे तो आपको बार बार प्यास लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि पानी आपको रास्ते में नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको यहाँ पानी मिलेगा वो एकदम ठंडा होगा। अगर आपको गर्म पानी लेना है तो वो खरीदना ही होगा। रास्ते में एनर्जी गेन करने के लिए आप अपने साथ एनर्जी बार और ग्लूकोज भी रख लें। हमने भी रखा था, लेकिन बार बार ठंडा पानी पीने की वजह से हमारा गला बैठ गया था और दर्द भी होने लगा था। अगर संभव हो तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रख लें जो गर्म हो, और ट्रैक के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। केदारनाथ ट्रैक के दौरान आपको सामान बाकी जगहों से महंगा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके अपने साथ लेकर आएं। केदारनाथ ट्रैक पर सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले और सामान ढोने वाले लोग भी चलते हैं। ऐसे में आपको बड़े ध्यान से ट्रैक पर चलना होता है। ट्रैक करते वक्त मोड़ों पर ध्यान दें। मोड़ पर अगर डंडी कंडी या खच्चर वाले जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, पहले उन्हें जाने दें, क्योंकि कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में आपको कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे ही आप बाबा केदार के करीब पहुंचते हैं तो आपको बर्फ से भी चलना पड़ता है। ऐसे में जूतों में फिसलन हो सकती है और आप गिर सकते हैं। अगर संभव हो तो ट्रैक पर आप वाटरप्रूफ या ट्रैकिंग शूज लेकर जाएं तो बेहतर होगा। खैर, बाबा केदार के दर पर पहुंचने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी थकान भी लग जाती है। ऐसे में एक दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ता है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को रात को रुकने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही यहाँ जाएं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा रहे तो आप यहाँ पर कैंप में रुक सकते हैं। अगर आपके पास कोई कीमती सामान नहीं है तो आपको 600 से 1000 के बीच में कैंप आराम से मिल जाएगा। हमारे पास कीमती सामान था तो हमने रूम लेना ही सही समझा। हमें काफ़ी होटलों में पूछा, हर जगह 10,000 या उससे ज़्यादा ही रेट था। लेकिन अगर आप मंदिर के पास ही रूम लेने का लालच छोड़ सकते हैं तो थोड़ा मंदिर से दूर आपको कम दाम में भी रूम मिल जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया और हमें एक रूम मिला 4,500 का। और हाँ, यहाँ के कमरों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, इस उम्मीद में ना आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सुविधाओं की उम्मीद करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसे आपको चुकाने होंगे। हमने इस रूम में रात को आराम किया और सुबह बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच गए। दर्शन के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। खैर, दर्शन करने के बाद हम वापस लौट पड़े। वापसी में बहुत तेज बर्फबारी और बारिश होने से पूरा ट्रैक में पानी पानी हो गया था। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको उतरना होता है। केदारनाथ धाम का ट्रैक सबसे मुश्किल होता है, तो यहाँ अच्छों का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तो हेल्थ चेकअप करवा के जरूर आएं ताकि ट्रैक में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों को लाने से बचे, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है और बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे रास्तों पे चलना। इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते अपने अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर। गंगोत्री की तरह ही बद्रीनाथ धाम तक भी गाड़ी जाती है, तो यहाँ भी आपको कोई ट्रैक वाली दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ सिर्फ लंबा जाम ही आपको परेशान कर सकता है। यहाँ भूस्खलन होना भी काफी आम बात है, क्योंकि जोशीमठ के पास कहीं पर भूस्खलन हो गया था। यहाँ क्योंकि फ्रीक्वेंट भूस्खलन होते रहते हैं, तो आपको काफी लंबा वक्त गाड़ी में ही बिताना पड़ सकता है। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर प्रिपेयर रहना होगा। चार धाम यात्रा का पूरा रास्ता काफी जटिल है, ऐसे में कई तरह की दिक्कतें पेश आ सकती है। सरकार की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, तो उनको भी नोट कर लें। इसके साथ ही ये भी याद रखें कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के हेली सेवा या होटल बुकिंग कराते हैं तो ये कैंसिल हो सकता है।
हेली सेवा अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो सिर्फ इसी वेबसाइट से करें, क्योंकि हेली सेवाओं के फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अपडेट भी जरूर लेते रहें। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते पर कुछ लेना है तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बहुत ही कम मिलती है। ऐसे में खुद के पास कैश जरूर रखें। ट्रैकिंग के दौरान खाने के लिए मूंगफली, नमकीन, चॉकलेट, बिस्किट और ड्राई फ्रूट जरूर साथ रखें। और आखिर में आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो इस यात्रा की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। यहाँ पर कचरा ना फैलाएं और ना ही किसी भी तरह से अपने लिए और दूसरे यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए दिक्कत पैदा करें। अब 4 धाम यात्रा में पिछले कुछ वक्त से एक बहस जारी है कि केदारनाथ में ढोल ताशे बजाने चाहिए कि नहीं, और हम कह रहे हैं कि नहीं बजाने चाहिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। तो जरूर देखिए रिपोर्ट और समझिए कि कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा शोरगुल करना, फिर चाहे वो ढोल ताशों का हो या फिर हेलीकॉप्टर का, खतरनाक साबित हो सकता है। ये गाइड आपको कैसी लगी जरूर बताएं। कोई सवाल या सलाह आप हमारे लिए देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपको उसका जवाब दे सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।